टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। हम बात कर रहे हैं CSIR नेट के कॉन्सेप्ट्स की, जो कि हम कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। तो उसी सीरीज़ के अंदर है हमारा आज का अगला वीडियो। हमारा क्वेश्चन है कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ NO एंड CO लाइगेंड्स। यहाँ पे बात आ गई किसकी, हमारी NO लाइगेंड की एंड CO लाइगेंड की। NO होता है हमारा नाइट्रोसिल लाइगेंड और CO होता है हमारा कार्बोनाइल लाइगेंड। और हमारी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर CO और NO दोनों ही लाइगेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हमारे NO और CO लाइगेंड के द्वारा ही फॉर्म किए जाते हैं। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं NO और CO लाइगेंड्स के बारे में, फिर देखेंगे इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट दे रखा है उसके बारे में। तो NO एंड CO लाइगेंड्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी NO लाइगेंड की। NO हमें पता है ये एक नाइट्रोसिल लाइगेंड है। तो ये जो NO लाइगेंड है हमारा, ये जो हमारा NO पॉजिटिव कैटायन होता है इसका एक डेरिवेटिव है। और ये जो हमारा NO लाइगेंड है ये हमारा दो टाइप से मतलब कोऑर्डिनेट कर सकता है हमारे ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ। दो टाइप से कोऑर्डिनेशन कैसे कर सकता है? NO हमारा एक इलेक्ट्रॉन डोनर लाइगेंड है, तो ये हमारा एक तो एक्ट कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में, और एक ये एक्ट कर सकता है हमारा 3 इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में। 1 इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में एक्ट कर सकता है एंड 3 इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में एक्ट कर सकता है। तो ये हमारा एक्ट करता है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड 3 इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में। तो अब बात आती है कि जो हमारा NO लाइगेंड है वो एक तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर एक 3 इलेक्ट्रॉन डोनर किस फॉर्म में एक्ट करेगा। तो इसकी होती है हमारे पास ये दो शेप्स में कोऑर्डिनेशन करता है। एक तो होती है बेंड शेप और एक होगी लीनियर शेप। तो जब हमारा NO लाइगेंड बेंड शेप के अंदर कोऑर्डिनेशन करेगा तो ये एक्ट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में, और जब ये लीनियरली कोऑर्डिनेट करेगा तो ये एक्ट करेगा 3 इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में। अब बात आती है इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज की। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज जो हमारा NO बेंट फॉर्म में होगा, न्यू का मतलब होता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमारे बेंट NO की तो होती है 1525 से 1690 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है NO की लीनियर के केस में होती है हमारी 1650 से 1900 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, क्या कि अगर ये हमारा अलग अलग शेप के अंदर डिफरेंट टाइप से कोऑर्डिनेट करता है, बेंड शेप में एक्ट करता है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में, लीनियर शेप में एक्ट करता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में, और फिर इसकी बेंट एंड लीनियर दोनों केसेस के अंदर जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। बैंड फॉर्म में जो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो होती है 1525 से 1690 सेंटीमीटर इनवर्स, और लीनियर के केस में इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 1650 टू 1900 सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसकी बात करते हैं हम किसकी, जो हमारा NO है, NO के हम MO डायग्राम की बात करते हैं, क्योंकि हमारा ये किस टाइप से बॉन्डिंग शो करेगा, कैसे बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेगा, इसके अंदर होमो क्या होगा, ल्यूमो क्या होगा, कौन से ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड होंगे, कौन से ऑर्बिटल्स एम्प्टी होंगे, उस सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिलेगी इसके MO डायग्राम से। तो अब हम बात करते हैं इसके MO डायग्राम। इसके MO डायग्राम के अंदर देखो क्या होता है, एक साइड होगा हमारा नाइट्रोजन एटम, दूसरी साइड होगा हमारा ऑक्सीजन एटम। इस टाइप से हम MO डायग्राम्स बनाते हैं, नाइट्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम दोनों साइड लेंगे, और बीच में हमारे जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो बनेंगे हमारे NO मॉलिक्यूल के। अब इसके अंदर हमें पता है कि हमारा जो नाइट्रोजन एटम है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है,
और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है। वहीं बात करें अगर हम ऑक्सीजन की, उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है। तो हमारी नाइट्रोजन के केस में जो वैलेंस सेल है वो ये है 2s2 एंड 2p3 वाली। ऑक्सीजन के केस में जो हमारी वैलेंस सेल है वो है हमारी 2s2 एंड 2p वाली। तो जो हमारे वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे क्या करेंगे, लीनियरली कंबाइन होके हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि किस टाइप से हमारे ये ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, कैसे हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, कैसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उनकी एनर्जीज क्या क्या होंगी। तो फिर हमारी बात आएगी, देखो 2s ऑर्बिटल था, ये हमारा 2s ऑर्बिटल था नाइट्रोजन का कंप्लीटली फिल्ड, और ये हमारा 2s ऑर्बिटल हो गया ऑक्सीजन का कंप्लीटली फिल्ड। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स हमारे कंबाइन होके बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग दोनों टाइप के ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये तो बन गया हमारा सिग्मा 2s, और ये एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स बनेंगे मतलब सिग्मा स्टार 2s। इस टाइप से हमारे नाइट्रोजन का 2s एंड ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल कंबाइन होके NO के बॉन्डिंग सिग्मा 2s एंड एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करेंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, इनको फिल कर देंगे हम, तो 2 हमारे सिग्मा 2s में आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे सिग्मा स्टार 2s में आ जाएंगे। ये दोनों हमारे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हो गए। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे जो नाइट्रोजन वाला 2s है वो तो यहाँ पे, और ऑक्सीजन वाला 2s की पोजीशन ये दिखाई। तो देखो स्ट्रेट लाइन के अंदर तो ये आती अगर इनकी एनर्जी सेम होती तो, पर इसके यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, इनकी एनर्जी के बीच में कुछ ना कुछ गैप है ना। हमारे ऑक्सीजन की एनर्जी कम है जबकि नाइट्रोजन की एनर्जी ज़्यादा है इस केस के अंदर, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसकी एनर्जी कम होगी। ये बात हुई इसके क्या, इसके 2s जो ऑर्बिटल्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की। अब हम बात करेंगे जो हमारे p वाले ऑर्बिटल्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हमारे किस टाइप से ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी। तो देखो हमारे p के होते हैं 3 ऑर्बिटल, तो ये हो गया हमारा 2p किसका, नाइट्रोजन का। फिर इस तरफ हमारा ऑक्सीजन का होगा 2p, ऑक्सीजन वालों की एनर्जी कम होगी, ये लीनियरली कंबाइन होके हमारे पास फॉर्मेशन करेंगे ऑर्बिटल्स की। इस टाइप से हमारे ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी। तो किस किस, देखो हमारा 2p नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के 2p3 होता है तो वैलेंस सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। ऑक्सीजन के अंदर 2p4 होता है तो तीन ऑर्बिटल्स पहले सिंगली ऑक्यूपाइड और एक ऑर्बिटल के अंदर फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इस टाइप से हो गए हमारे ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। तो यहाँ पे ये जो बनेंगे 2 ऑर्बिटल्स ये होंगे पाई 2p वाले, ये वाला होगा हमारा सिग्मा 2p। फिर ये दोनों ऑर्बिटल्स हमारे आएंगे पाई स्टार 2p के, और ये वाला ऑर्बिटल आएगा हमारा सिग्मा स्टार 2p का। मतलब जिनकी ये हमारे सिग्मा 2p और पाई 2p तो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गए, और पाई स्टार 2p एंड सिग्मा स्टार 2p हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। अब हम इनके अंदर बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो p वाले उनके इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के अंदर है, 4 ऑक्सीजन के अंदर है, तो टोटल हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की, तो उसके लिए देखो हमारा पाई 2p 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, इनकी एनर्जी सेम है, 4 हो गए। इसके अंदर आ गए 2 सिग्मा 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, और एक बचा इलेक्ट्रॉन हमारे कौन से भी एक पाई स्टार 2p के अंदर आ गया। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन्स फिल, और ये इसका एमओ डायग्राम। अब इस एमओ डायग्राम के अंदर हम बात करेंगे होमो एंड ल्यूमो की। इसके अंदर होमो का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, जो सबसे ऊपर वाला जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्यूपाइड का मतलब जो भरा हुआ है, तो वो वाला ऑर्बिटल हमारा कौन सा हो गया, वो वाला ऑर्बिटल हो गया हमारा सिग्मा स्टार 2p। ये सबसे ज्यादा एनर्जी के अंदर है, जिसके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन है। तो पाई स्टार 2p वाला ऑर्बिटल हमारा हो गया इसके अंदर होमो। अब हम बात करें ल्यूमो। ल्यूमो होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, मतलब जिसकी एनर्जी सबसे कम, पर ऐसा जो मतलब अनऑक्यूपाइड हो, जो भरा हुआ ना हो, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ना हो, जो खाली हो। तो ऐसा ऑर्बिटल हमारे पास कौन सा है, ऐसा ऑर्बिटल है हमारे सिग्मा स्टार 2p। तो ये इस केस में आ गया ल्यूमो। तो ये बात हो गई हमारा जो NO है, नाइट्रोसिल लाइगेंड है, उसके लिए हमारे MO डायग्राम की बात। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या पूछा हुआ था, एक तो नाइट्रोसिल के बारे में पूछा हुआ है, और दूसरा हमारा जो लाइगेंड के बारे में पूछा हुआ है वो कार्बोनिल के बारे में पूछा हुआ है। तो जो हमारा CO लाइगेंड है वो सिग्मा डोनर होता है और पाई एक्सेप्टर होता है, ठीक है, क्या सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। इसके केस में हम बात करें MO डायग्राम की, तो देखो हमारा कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, एटॉमिक नंबर 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। इसकी कार्बन की वैलेंस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, s ऑर्बिटल के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन्स, p ऑर्बिटल के अंदर है। जबकि ऑक्सीजन के वैलेंस सेल के अंदर ऐसे ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, p ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस टाइप से ये बात हो गई इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब जो वैलेंस सेल वाले ऑर्बिटल्स है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, वो कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करेंगे इन द मॉलिक्यूल। तो अब हम बात करते हैं इसके MO डायग्राम की। MO डायग्राम के अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारे CO मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स आएंगे। तो ये हो गया हमारा कार्बन का 2s, ये हो गया ऑक्सीजन का 2s। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई हमारे, तो ये वाला तो बनेगा हमारा सिग्मा ऑर्बिटल, ये बनेगा सिग्मा स्टार, ये 2s इसका और 2s इसका। अब बात करें अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये हमारा फुल्ली फिल्ड है और ये भी हमारा फुल्ली फिल्ड है। 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सिग्मा भी फुल्ली फिल्ड और सिग्मा स्टार भी फुल्ली फिल्ड, चारों इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो गए इसके अंदर। ये बात हो गई s ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन की। ये देखो हम ये बोल रहे ना कि लीनियरली कंबाइन हो रहे हैं s ऑर्बिटल्स, तो ये क्यों नहीं हो रहा कि s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ लीनियरली कंबाइन क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के लिए सिमेट्री भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वही ऑर्बिटल्स आपस में लीनियरली कंबाइन होंगे जिनकी जो सिमेट्री है वो सेम होगी, ठीक है। इसीलिए हमारा जो s ऑर्बिटल है वो p ऑर्बिटल के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन शो नहीं करता, और ना ही वो फिर उसके साथ हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करता है। अब बात करेंगे p ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की। ये कार्बन के हो गए p ऑर्बिटल्स, इधर वाले ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल्स हो गए, ये 2p ऑक्सीजन के, ये 2p हमारे कार्बन के। अब ये कंबाइन होके बनाएंगे हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये वाले बन गए हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये है क्या हमारे पाई के, ये वाले सिग्मा के, ये पाई स्टार, और ये वाला आ जाएगा हमारा सिग्मा स्टार। अब हम बात करें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की, तो देखो 2p हमारा कार्बन के अंदर 2p2 था, ऑक्सीजन के अंदर हमारा था 2p4। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 6। तो अब हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए इलेक्ट्रॉन्स फिल। अब इस केस के अंदर अगर हमें बात करनी है हमारे होमो एंड ल्यूमो की, तो इसके अंदर हमारा होमो क्या होगा, वो तो हमारा सिग्मा वाला होगा, और ल्यूमो हमारा पाई स्टार होगा।
पर जब हमने नाइट्रोसिल लाइगेंड की बात की उसके केस में हमारा पाई स्टार होमो था और सिग्मा स्टार ल्यूमो था। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी डिसाइड करती है कि हमारे होमो एंड ल्यूमोस क्या होंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई एनओ और सीओ लाइगेंड के बारे में और उनके एमओ डायग्राम के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के पास, जिसके अंदर क्या था देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ एनओ एंड सीओ लाइगेंड्स। क्या है ए के अंदर, इन द बेंट मोड। बेंट मोड के अंदर हमारा एनओ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल सेंटर को। पर हमने अभी पढ़ा कि एनओ बेंट मोड के अंदर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में एक्ट करता है और लीनियर के केस में हमारा 3 इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में एक्ट करता है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। अब नेक्स्ट है, इन द आईआर स्पेक्ट्रम द न्यू फॉर बेंट नाइट्रोसिल लाइगेंड लाइज बिटवीन 1525 to 1690 सेंटीमीटर। जब हमने इनके लिए न्यू है, ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब हम इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे तो हमने बोला था कि बेंट के लिए हमारी 1525 to 1690 सेंटीमीटर इनवर्स होती है और लीनियर के केस में हमारी 1650 to 1900 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है भाई, इन्होंने बता रखी है बेंट के लिए 1525 to 1690। अब नेक्स्ट है कि होमो ऑफ एनओ एंड सीओ आर पाई एंड सिग्मा ऑर्बिटल्स रिस्पेक्टिवली। तो जब हमने एनओ का एमओ डायग्राम पढ़ा तब हमने बोला था उसका होमो आया था हमारा पाई स्टार 2p और ल्यूमो आया था सिग्मा स्टार 2p। तो हमारा एनओ के लिए पाई ऑर्बिटल है हमारा होमो, सही बात है। फिर नेक्स्ट है सीओ के लिए सिग्मा। तो जब हमने सीओ के एमओ डायग्राम की बात की तो उसमें हमें पता चला था कि जो हमारा उस केस में होमो था वो हमारा सिग्मा था और ल्यूमो था वो पाई स्टार था। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो गई कि हाँ भाई एनओ के केस में तो हमारा पाई ऑर्बिटल होमो था जबकि हमारा सीओ के केस में सिग्मा ऑर्बिटल होमो था। अब नेक्स्ट देखो, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमें मिला ए स्टेटमेंट तो रोंग है कि हमारा एनओ बेंट मोड के अंदर एज 1 इलेक्ट्रॉन डोनर एक्ट करता है ना कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। फिर नेक्स्ट है बेंट मोड के अंदर हमारा आईआर स्पेक्ट्रम 1525 to 1690 सेंटीमीटर इनवर्स स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी शो करता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है कि जो एनओ और सीओ है उनके होमो हमारे पाई और सिग्मा ऑर्बिटल्स हैं, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट से पूछी गई थी तो हमारी बी और सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गई हमारा एक क्वेश्चन की बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर है कि मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद द एप्लीकेशंस गिवन इन कॉलम 2। यहाँ पे इन्होंने कॉलम 1 के अंदर आइटम्स दे दिए, कॉलम 2 के अंदर आइटम्स दे दिए। कॉलम 1 के अंदर जो आइटम्स हैं उनकी एप्लीकेशंस दी गई है कॉलम 2 के अंदर। तो जो हमारे ये आइटम्स हैं कॉलम 1 के अंदर इनको हमें इनकी एप्लीकेशंस के साथ मैच करना है। अब देखो फर्स्ट आइटम है हमारा जियोलाइट। तो जियोलाइट हमारा किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जियोलाइट हमारा CO2 कैप्चर के लिए यूज़ किया जाता है, किसके अंदर, कैटालिसिस के अंदर। देखो हमारे पास जो जियोलाइट्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं कैटालिसिस के प्रोसेस के अंदर। ठीक है, कैटालिसिस के प्रोसेस के अंदर जियोलाइट्स का यूज़ किया जाता है। और जियोलाइट्स हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट्स। क्या होते हैं, शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट्स। जियोलाइट्स का जो फॉर्मूला होता है उसको मेनली हम रिप्रेजेंट करते हैं NaZ से। यहाँ पे Z होता है हमारा क्या, Al2O3 Si2O3 डॉट XH2O, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से। क्या, Al2O3 Si2O3 XH2O और इसके साथ में Na, ये होता है हमारा जियोलाइट्स का फॉर्मूला। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सिंपल टर्म्स में Z से, तो NaZ बोलते हैं इसको हम मेनली। इसके अंदर जो
हम इसको, ये हमारे होते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट्स। देखो Al2 मतलब एल्यूमिना और सिलिकेट्स, इनके अंदर हम क्या करते हैं, ये नेचर के अंदर मिलते हैं और इनको हम लेबोरेटरी के अंदर भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। इनकी हनी कॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो इसका फंक्शन होता है हमारा CO2 कैप्चर। तो हमारा ए ऑप्शन जो है उसका क्या आ गया, हमारा सेकंड। अब ऐसे क्वेश्चंस में अगर हमें सारे ऑप्शंस मतलब ABCD और इन सभी की एप्लीकेशंस भी अगर याद नहीं है तो भी हम देख सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। देखो ए का सेकंड, अब इन चार ऑप्शंस में देखेंगे तो ए का सेकंड किसके अंदर दिया गया है, सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ हमने एक ए का करेक्ट पता लगा के हमने पता लगा लिया कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखो बाकियों का क्या है, इंडियम टिन ऑक्साइड, बी का फर्स्ट आना चाहिए। इंडियम टिन ऑक्साइड हमारा सोलर सेल्स के अंदर यूज किया जाता है। ये सोलर सेल्स के अंदर ये हमारा क्या होता है, जो इंडियम का टिन ऑक्साइड है ये हमारा एक फोटो कैथोड मटेरियल है और ये हमारा इसीलिए सोलर सेल्स के अंदर यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा LiCoCO2। देखो लिथियम का है ये कुछ ना कुछ, और इसके अंदर इन्होंने दिया हुआ है बैटरी। तो बैटरी जब हम वर्ड देखते हैं तो हमें याद आता है लिथियम आयन बैटरी हमारी पड़ी हुई होती है, और ये लिथियम का ही कुछ ना कुछ है, लिथियम का कंपाउंड दिया हुआ है हमें, तो इससे हम मान सकते हैं ना कि ये भाई बैटरी के अंदर यूज किया जाता होगा। तो देखो सी का हमारा फोर्थ, फिर डी का बच गया थर्ड, जो हमारा प्लेटिनम का अलॉय है वो हमारा फ्यूल सेल्स के अंदर यूज किया जाता है। तो इस टाइप से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप चारों पढ़ो, सारा पढ़ो, आपको सिर्फ एक चीज पता है ना तो एक बार ऑप्शंस जरूर देख लेना, क्या पता एक ही चीज के आंसर से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए, बाकी चीजें हमें पता नहीं है तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ क्या पता हमें एक चीज सही पता और उससे हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाए, जैसे ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमें कॉम्प्लेक्स, ये हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड दे रखा है और इसके कंटेक्स्ट में हमें कई स्टेटमेंट दे रखी है। फिर हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी करेक्ट हो सकती हैं। ये जो स्ट्रक्चर दे रखी है हमारी एक्स कंपाउंड की, इस स्ट्रक्चर को देख के हमें ये लग रहा है ना कहीं कि ये हमारा एक ऑर्गेनो ट्रांजिशन कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर हमारा ट्रांजिशन मेटल क्रोमियम यूज है और ऑर्गेनिक ग्रुप मिथाइल और OCH3 ऑर्गेनिक ग्रुप्स प्रेजेंट है और CO हमारा कार्बोनाइल लाइगेंड भी प्रेजेंट है। तो ये हमारा एक ऑर्गेनो ट्रांजिशन कंपाउंड है। अब हम देखेंगे ऑर्गेनो ट्रांजिशन के अंदर कौन सा, तो ऑर्गेनो ट्रांजिशन कंपाउंड्स के अंदर भी हमारा ये कौन सा है, ये हमारा कार्बीन है। तो कार्बीन के अंदर हम पहले थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे कार्बीन के बारे में। तो हमारे कार्बीन के अंदर क्या होते हैं, हमारे कार्बीन होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से कार्बीन्स होते हैं, फिशर कार्बीन होता है एंड श्रोक कार्बीन होता है। जो फिशर कार्बीन होते हैं उसकी हमारी जनरल स्ट्रक्चर होती है CO5M डबल बॉन्ड C, एक हमारा OCH3 ग्रुप अटैच होता है इसके साथ और एक R ग्रुप अटैच होता है। जो हमारे श्रोक कार्बीन्स हैं उनकी जनरल स्ट्रक्चर हम LNM डबल बॉन्ड C। कार्बीन्स हमारे ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनो ट्रांजिशन कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर हमारा मेटल एंड कार्बन का डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उनको हम बोलते हैं कार्बीन। देखो हमारा यहाँ पे M मतलब ट्रांजिशन मेटल और कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए इनको बोला जाता है कार्बीन। ईन, ईन हमें पता है जहां ईन आ गया वहां डबल बॉन्ड की बात होगी। तो कार्बीन के अंदर हमारा मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और कार्बीन की बात क्या की हमने, फिर बोला कार्बीन हमारे हो गए दो टाइप के, फिशर कार्बीन एंड श्रोक कार्बीन। अब फिशर की जनरल स्ट्रक्चर होती है CO5M डबल बॉन्ड COMeR और श्रोक की जनरल स्ट्रक्चर होती है LNM डबल बॉन्ड C। अब देखो जो फिशर की जनरल स्ट्रक्चर है उसको देख के हम बता सकते हैं ना कि जो हमारा कंपाउंड X दिया हुआ है वो हमारा फिशर कार्बीन है। इतनी बात कंफर्म हो गई उस क्वेश्चन के बारे में भी। अब यहाँ पे हम एक बार फिशर और श्रोक के बारे में बात करें तो जो हमारा फिशर कार्बीन है इसको हम सिंगलेट भी बोल देते हैं
और जो हमारा श्रोक कार्बिन है इसको हम ट्रिपलेट कार्बिन बोलते हैं। और जो हमारा फिशर कार्बिन है ये नेचर के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और इसके अंदर जो हमारा मेटल प्रेजेंट होगा वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मेटल प्रेजेंट होता है। और ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है ये वाली कार्बिन हमारी नेचर के अंदर। जबकि जो हमारी श्रोक कार्बिन है वो नेचर के अंदर न्यूक्लियोफिलिक होती है। फिर जो हमारा मेटल है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है। जो हमारा कार्बन है उसके ऊपर एक जेड टाइप का ग्रुप होना चाहिए। जेड टाइप का ग्रुप जैसे OMe, OR, SH, SR, NH2 इस टाइप से। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर फिर से। तो इसने क्या लिखा था, कार्बिन लाइगेंड डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल एंड एक्सेप्ट्स d इलेक्ट्रॉन्स टू मेक ए पाई बॉन्ड। अब देखो जो हमारा कार्बिन लाइगेंड है ये हमने बोला था इसके अंदर हमारा जो मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है और जो हमारी कार्बिन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बिन है। तो जो हमारा कार्बिन लाइगेंड है ये डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स मेटल को। मेटल हमारा प्रेजेंट होता है लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर और d इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए। फिर द कार्बिन न्यूक्लियोफिलिक, देखो यहाँ पे ये जो कार्बिन दी गई है ये न्यूक्लियोफिलिक है इसका कहना है, पर हमने बोला ये तो हमारी फिशर कार्बिन है और फिशर कार्बिन हमारी इलेक्ट्रोफिलिक होती है नेचर के अंदर, न्यूक्लियोफिलिक तो होती नहीं। तो ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो गई। अब इसने बोला कि जो रोटेशन होगी हमारी इस बॉन्ड के अराउंड उसका एनर्जी बैरियर लो होगा। एनर्जी बैरियर देखो इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो फिशर कार्बिन है ये हमने स्ट्रक्चर बोली तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा भी हो सकता है, देखो ये मिथाइल ग्रुप है इसके पास ऑक्सीजन एटम है, इसके पास होंगे हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। तो इस टाइप से भी हो सकता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे मूव करें और ये हमारा डबल बॉन्ड इस क्रोमियम के पास शिफ्ट हो जाए तो फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी वो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में लाई करेगी और जो रोटेशनल बैरियर होगा मेटल और कार्बिन का वो लो होगा क्योंकि इसके बीच में हमारा कंप्लीट डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। इसके अंदर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाली सिचुएशन आती रहती है, डबल बॉन्ड हमारा शिफ्ट होता रहता है। तो मतलब यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना कि कंप्लीट डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और जहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा वहाँ पे क्या होगा, लो एनर्जी बैरियर होगा। तो हमारी ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और फिर फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हुई थी ना, हमने बोला था कि कार्बिन लाइगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को और उससे हमारे d इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो CO लाइगेंड्स है, जो हमारा CO वाला लाइगेंड है वो सिग्मा डोनेट करता है और पाई एक्सेप्ट करता है। तो इस टाइप से जो हमारा कार्बिन लाइगेंड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को और फिर उससे d इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके पाई बैक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करेगा। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और लास्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया A एंड C। बी वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है, उसने दे रखा है कि ये हमारी कार्बिन न्यूक्लियोफिलिक है जबकि ये हमारी फिशर कार्बिन है और वो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक होती है नेचर के अंदर। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने बात कर ली कार्बोनाइल एंड नाइट्रोसिल लाइगेंड के बारे में, फिर हमने बात की थोड़े कंपाउंड्स के बारे में और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में, और अब हमने बात कर ली थोड़ी बहुत कार्बिन के बारे में, जनरली कंसेप्ट की किस टाइप की कार्बिन्स होती हैं और उसका क्या कंसेप्ट होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन कंसेप्ट्स के अंदर या फिर इनसे रिलेटेड कोई और कंसेप्ट हो, उसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।